Hello everyone, welcome back to the another video. So this is part B of what we have understood in the last video. It was regarding assets, meaning of assets and types of assets. Now in this video I will be sharing that what do we mean by term liability and capital, and how is capital part of liability. So first of all, let's start with liability. See, if I talk about term liability, so liability means something which a company owns to other. वट डू वी मीन बाय दिस स्टेटमेंट ओन्स टू अदर. मैम आपने तो एक सिंगल लाइन में डेफिनेशन खत्म कर दी, पर इसका मतलब क्या है ओन्स टू अदर? तो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टर्म लाइबिलिटी. सी, लाइबिलिटी मीन्स एनी अमाउंट विच फर्म इज लाइबल टू पे टू आउटसाइडर्स. सिंपल टर्म्स में मैंने आपको बताया कि कोई भी एक ऐसी अमाउंट जो कि फर्म ने आउटसाइडर्स को पे करनी है, दैट इज कॉल्ड एज अ लाइबिलिटी. ठीक है. सो दिस इज basically these liability means the loans that firm takes from other, or it includes all those things which the firm has taken on credit from someone. Now what do we mean by term credit? Credit means उधार. कोई भी ऐसी चीज़ जो फर्म ने पैसा, कोई भी गुड्स जो उधार पे किसी से लिए हैं या किसी से पैसों का उधार लिया है, उन सारी चीज़ों को हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं. तो इट मीन्स एनी अमाउंट विच द फर्म इज़ लाइबल टू पे टू द आउटसाइडर. बाहर वालों को पे करने के लिए जो फर्म लाइबल है, जो भी पेमेंट, उन सारी पेमेंट्स को हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं. बेसिकली होता क्या है कि ये जो लाइबिलिटीज़ होती हैं ना, दे आर डेट्स. ये डेट्स होते हैं विच आर, you can say, payable to outsiders. जितने भी फर्म ने अपने सर डेट लिए हैं, जितने भी अपने सर उधार लिए हैं, वो सारे उधार जो फर्म ने आउटसाइडर्स को पे करने हैं, उसे हम लाइबिलिटी कहते हैं. ठीक है. अब अगर मैं लाइबिलिटी की फर्दर बाइफिकेशन की बात करूं, फर्दर इनकी क्लासिफिकेशन की बात करूं, तो फर्दर दे आर मेजरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. लाइबिलिटीज, वन is internal liability and another one is external liability. दो तरीके की मेरी liabilities होती हैं. One is internal liability and another one is external liability. दो तरीके की मेरी liability हैं, internal, external. Internal liability का मतलब होता है the amount of money which business has to pay to owner. इंटरनल मतलब समथिंग विच इज़ इंटरनल टू द फर्म, जो फर्म के लिए इंटरनल है, फर्म का पार्ट है और फर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो दैट मीन्स अमाउंट विच बिजनेस हैज़ टू पे टू ओनर. जो पैसा बिजनेस ने ओनर को देना है वो इंटरनल लाइबिलिटी, क्योंकि ओनर इज एन इंटरनल यूजर. ओनर इंटरनल पार्ट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का. सो एनी अमाउंट विच बिजनेस हैज़ टू पे टू द ओनर इज इंटरनल लाइबिलिटी. एंड इफ आई टॉक अबाउट द एक्सटर्नल लाइबिलिटी, तो इट मीन्स द अमाउंट विच बिजनेस हैज़ टू पे टू आउटसाइडर. जो पैसा बिजनेस ने आउटसाइडर्स को पे करना है, वो पैसा उसका एक्सटर्नल लाइबिलिटी है. मतलब जो जितने भी हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट के पार्ट हैं, जैसे हमारा ओनर हो गया, अगर उसका पैसा फर्म ने चुकाना है, सो दैट इज़ अ लाइबिलिटी. बट अगर फर्म ने किसी भी एक्सटर्नल या किसी भी आउटसाइडर का पैसा चुकाना है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी. अगर मैं इंटरनल लाइबिलिटीज़ की बात करूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनल लाइबिलिटी होती है मेरी कैपिटल. क्यों कैपिटल लाइबिलिटी का पार्ट है? कैपिटल क्या है इसी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी आगे. बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना रिकॉल कर लीजिए कि इंटरनल लाइबिलिटी का एग्जाम्पल है कैपिटल, क्योंकि वो एक ऐसा पैसा है जो फर्म ने ओनर को देना है, वो फर्म के लिए एक लाइबिलिटी है. ठीक है. अब मैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी की अगर बात करूँ, तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं. एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ के बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ले सकते हैं बैंक लोन. बैंक लोन ले सकते हैं आप एक्सटर्नल लाइबिलिटी में. आप ले सकते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट. ठीक है. अगर इनमें से कोई भी टर्म आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी. और इसमें और भी आ सकते हैं आपके लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल्स पेएबल हो गया. नाउ बिल्स पेएबल, इट मे बी अ न्यू टर्म फॉर यू. तो अगर आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको वैसे भी कहा है, उसमें मैं आपको डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ये सारी टर्म्स उसमें बताने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून्ड.
ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन का ध्यान रखिएगा, जब भी वो वीडियो आएगी आज या कल में मैं उसे अपलोड कर दूँगी, तो आप उसमें देख सकते हैं क्या डिफरेंस है बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर और डेटर के बीच में। सो उससे पहले लेट्स कम बैक टू द टॉपिक वेयर वी वर। सो बेसिकली इंटरनल एक्सटर्नल लायबिलिटी, आई थिंक इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर फर्म ने ओनर से ही पैसा लिया हुआ है, एनी अमाउंट विच बिलोंग्स टू द ओनर ओनली, दैट इज योर इंटरनल लायबिलिटी। बट एक्सटर्नल लायबिलिटी मीन्स द अमाउंट विच द बिजनेस ओन्स टू द आउटसाइडर। वो पैसा जो बिजनेस ने आउटसाइडर्स को देना है वो बिजनेस के लिए एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है। जैसे उसमें आ गया मेरा बैंक लोन, उसमें आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट, उसमें आ गया बिल्स पेएबल, क्रेडिटर का पेमेंट, किसी भी एक्सटर्नल पर्सन का पेमेंट, that is my external liability. Now there is further classification of external liability. देखो internal liability की कोई classification नहीं है आगे, लेकिन external liabilities की आगे classification है, तो उसकी classification को समझते हैं। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ की जब मैं बात करती हूँ तो इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में ये फर्दर क्लासिफाइड है, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन कुछ ऐसा रहने वाला है कि मेरी 2 तरीके के एक्सटर्नल क्या कहते हैं, 2 तरीके की एक्सटर्नल लायबिलिटी हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको कहा जैसे कि नॉन करंट लायबिलिटी, और एक मैंने कहा आपको करंट लायबिलिटी। ये 2 तरीके की मेरी लायबिलिटीज़ हैं जो कि विच इज़ द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी। जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ का पार्ट है नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। सिमिलरली जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में एसेट्स में बताया था कि आप सिर्फ करंट और नॉन करंट से ही चीज़ों का मतलब समझ सकते हैं। सो इट्स जस्ट दैट यू शुड नो द मीनिंग ऑफ करंट एंड नॉन करंट। देखो करंट का क्या मतलब हुआ, करंट का ये मतलब हुआ जो कि 1 साल के अंदर अंदर तक के लिए, विद इन 1 ईयर, ये आप बिल्कुल याद रख लीजिए अपने पास। और नॉन करंट लायबिलिटीज़ का मतलब होता है कि विच इज़ फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा समय के लिए। तो आपको यहाँ पे भी बस लायबिलिटी को इसी तरीके से समझना है। लायबिलिटी है क्या, इट इज़ एनी पेमेंट विच इज़ ड्यू बाय फर्म टू अदर्स। फर्म ने जो पैसा किसी को देना है कमिंग फ्यूचर में, उस पैसे को लायबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। मान लो बैंक से मेरा बिजनेस है और मैंने बैंक से लोन लिया है। अगर मैंने बैंक से लोन लिया है वो मेरे लिए एक लायबिलिटी है, बिकॉज आई हैव टू पे इट बैक टू बैंक। सो सिमिलरली अगर मैं कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर मैं देखूँ कि नॉन करंट एसेट्स के लिए क्या मीनिंग है, नॉन करंट लायबिलिटी का क्या मीनिंग है, तो नॉन करंट लायबिलिटी का बेटा यही मतलब है द पेमेंट विच हैज़ टू बी मेड बाय फर्म आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एनी पेमेंट लायबिलिटी मीन्स, नॉन करंट लायबिलिटी मीन्स, जिसे मैं NCL कहूँगी, इट मीन्स द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, और you can say the amount, better it is to use the amount due for the payment आफ्टर 1 ईयर, जिसकी पेमेंट 1 साल के बाद होनी है उसे हम नॉन करंट लायबिलिटी कहेंगे। और 1 ईयर के अलावा आप यहाँ टर्म यूज़ कर सकते हैं आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ आप ये भी कह सकते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब भी हम नॉन करंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं लॉन्ग टर्म। नॉन करंट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, यहाँ से आप हिंट ले सकते हैं। और करंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के अंदर अंदर के लिए। तो करंट लायबिलिटी का क्या मतलब होता है, इट मीन्स द अमाउंट ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर जो अमाउंट आपका ड्यू है पेमेंट के लिए, उसको हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। कि भाई मैंने XYZ से लोन लिया, कोई भी एक पर्सन है X से लोन लिया, और आई हैव टू पे दैट लोन विद इन पीरियड ऑफ 3 months, सो दैट मीन्स इट इज़ माई करंट लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि मैंने उसको विद इन 1 ईयर पे करना है। तो ऐसा ही जो पर्सन कोई भी हमारा होता है, तो वो पर्सन हमारा क्या कहलाता है, क्रेडिटर कहलाता है। सो जिससे उधार पे मैंने सामान खरीदा वो मेरा क्रेडिटर है, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। बिल्स पेएबल, कहीं किसी बिल का पैसा अगर पेंडिंग है, सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, बिकॉज बिल की पेमेंट, बिल की वैलिडिटी हमेशा 1 साल के अंदर अंदर तक के लिए होती है। इट कुड ईदर बी फॉर 3 months, इट कुड ईदर बी फॉर 4 months। इसको इन डेप्थ हम समझेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेएबल हो गया, ये सब हमारे करंट लायबिलिटी के पार्ट है, बिकॉज इन सब की पेमेंट हमें 1 साल के अंदर अंदर करनी पड़ती है। या फिर मान लीजिए कोई भी हमारा किसी भी तरीके का
कोई भी आउटस्टैंडिंग खर्चा अगर मेरा बचा हुआ है जो मेरे को करना है लेकिन वो खर्चा मैंने किया नहीं है, तो ये सारी मेरी जो पेमेंट है ये सब की सब मेरी करंट लाइबिलिटी के अंदर आती है। प्लस इसके साथ साथ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि मेरे बैंक में मिनिमम अमाउंट से ज़्यादा मैंने अगर अपना पैसा निकाल लिया है बैंक से, सो दैट इज़ कॉल्ड एज बैंक ओवरड्राफ्ट। मेरा बैंक का बैलेंस जितना था उससे ज़्यादा पैसा मैंने विड्रॉ कर लिया है, सो दैट मीन्स my bank balance has gone negative, so that is called as bank overdraft. So these are all things which comes under the category of करंट लाइबिलिटी। भाई 1 साल के अंदर अंदर मुझे लाइबिलिटी पे करनी पड़ती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ नॉन करंट लाइबिलिटी की, जिसे मुझे 1 साल के बाद कभी भी पे करना पड़ सकता है, विच हैज़ टू बी पेड आफ्टर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। सो ऐसी लाइबिलिटीज़ के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? ऐसी लाइबिलिटीज़ के एग्जाम्पल थोड़े से बड़े बड़े हैं। अगर आपको ये टर्म समझ में नहीं आती हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको इसका मतलब बता दूंगी। सबसे पहले तो देखो इसके अंदर बेटा आ जाता है हमारा बैंक लोन, क्योंकि बैंक लोन जनरली इट इज़ अ लॉन्ग टर्म लोन और हम जनरली उसे पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए ही लेते हैं। सो दैट इज़ वाई वी कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी। एंड अपार्ट फ्रॉम बैंक लोन देयर आर एनी सॉर्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। किसी भी तरीके का अगर मेरा लॉन्ग टर्म लोन है, चाहे मैंने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया है, ईदर इट्स अ लोन फ्रॉम एन बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, सो लॉन्ग टर्म मीन्स कि फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, सो दैट इज कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी। अपार्ट फ्रॉम दिस वन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज डिवेंचर। डिवेंचर्स जो होते हैं वो भी दे आर काइंड ऑफ बॉन्ड विच आर बीइंग इशूड बाय द कंपनीज, बट डिवेंचर्स भी कंपनी के लिए एक नॉन करंट लाइबिलिटी होती है जिसकी पेमेंट कंपनी को मोर देन 1 ईयर मतलब 1 साल के बाद कभी भी जाकर करनी पड़ सकती है, ठीक है। सो ये सारे मेरे एग्जाम्पल्स थे करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की। सो मैं रिकैप्चुलेट करना चाहूँगी कि मैंने आज के ट्यूटोरियल में आपको क्या बताया है। मैंने आपको बताया कि लाइबिलिटी का मतलब है कोई भी एक ऐसी पेमेंट जो फर्म ने करनी है किसी भी आउटसाइडर को। आउटसाइडर में हमारे 2 तरीके के लोग हो सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। 2 तरीके के हमारे लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं। वन इज़ द लाइबिलिटी विच मीन्स द अमाउंट विच इज़ टू बी पेड टू द ओनर ऑफ द फर्म। जो फर्म के ओनर को ही पे करना है हमें, वो हमारी इंटरनल लाइबिलिटी है। लेकिन एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब है जो हमें आउटसाइडर्स को पे करनी है। जैसे बैंक से हमने लिया है, बैंक इज़ एन आउटसाइडर, बैंक को जो लोन हमें रीपे करना है दैट इज़ माई एक्सटर्नल लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का बैलेंस से ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया, सो दैट इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट विच इज़ अगैन माई एक्सटर्नल लाइबिलिटी। बिल्स पेएबल, क्रेडिटर, किसी और से उधार लेना, किसी थर्ड पार्टी से उधार लेना, सो ये सब मेरी एक्सटर्नल लाइबिलिटी का पार्ट है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैंने बताया आपको कि करंट और नॉन करंट। करंट का मतलब हुआ जिनकी पेमेंट मुझे 1 साल के अंदर करनी है, और नॉन करंट का मतलब है जिनकी पेमेंट मुझे 1 साल के बाद कभी भी करनी पड़ सकती है, ठीक है। अब इसी में से मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बताऊंगी जिसका नाम है कैपिटल। जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि कैपिटल जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी। देखो कैपिटल जो है वो फर्म की इंटरनल लाइबिलिटी का पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल का मतलब होता है, बिल्कुल सिंपल एंड सरल डेफिनेशन आपको इसकी दे रही हूँ कि मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस। ये कभी ना भूलने वाली डेफिनेशन है। एग्जाम्पल, आपने एक बिजनेस स्टार्ट करना है और आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपना 5 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। सो एज एन ओनर आपने अपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? 5 लाख। सो मनी विच इज़ इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस इट इज़ कॉल्ड एज कैपिटल। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कैपिटल कहते हैं। मनी विच इज़ इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस, ओनर ने अपने बिजनेस में जो भी पैसा लगाया उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। मैं एग्जाम्पल लेके आपको बता देती हूँ कि एग्जाम्पल मिस्टर ए एक पर्सन है जिन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है। यू हैव स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। दैट मीन्स कि इसने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपए पैसा इन्वेस्ट किया है। तो जो पैसा ए ने इन्वेस्ट किया है वो हमारे बिजनेस की कैपिटल है। अब कैपिटल लायबिलिटी का पार्ट क्यों है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। देखो बिजनेस में मिस्टर ए ने पैसा लगाया इन फॉर्म ऑफ कैपिटल, क्योंकि ही हैज़ टू स्टार्ट अ बिजनेस। उसने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है। तो मिस्टर ए, मैंने आपको फर्स्ट डे अगर याद होगा, मेरी इससे पहले पार्ट ए अगर आप देखेंगे या पार्ट बी जो देखेंगे आप बेसिक्स का, उसमें मैंने
किसी भी एक वीडियो में, मुझे ध्यान नहीं है, प्लीज़ गो एंड चेक, किसी एक वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि बिजनेस एंड ओनर ये दोनों सेपरेट एंटिटीज़ होती हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे भी कि बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट एंटिटीज़। बिजनेस और ओनर ये दोनों अलग अलग है, दे बोथ आर कंसिडर्ड टू बी द सेपरेट एंटिटीज़। ये दोनों सेपरेट एंटिटीज़ हैं, अलग अलग माना जाता है। क्यों? क्योंकि ओनर बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है, ठीक है, ओनर ने तो भाई मनी इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में, लेकिन बिजनेस बदले में ओनर को क्या देता है? रिटर्न देता है इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कमा के बिजनेस रिटर्न की फॉर्म में किसको देता है? ओनर को देता है। इसलिए ओनर का जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड है, जिसे हम कैपिटल कहते हैं, ये बिजनेस के लिए क्या रह जाता है? इट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी फॉर बिजनेस। वाई? क्योंकि बिजनेस को ओनर की कैपिटल के बदले में उसको क्या देना है? रिटर्न देना है इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स। तो हम इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे जब भी हम अकाउंट्स पढ़ेंगे कि बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट एंटिटीज एंड ओनर इज इन्वेस्टिंग द मनी इन द बिजनेस इन फॉर्म ऑफ कैपिटल। कैपिटल की फॉर्म में पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है और कैपिटल के बदले में क्या दे रहा है बिजनेस ओनर को? ही इज पेइंग इट बैक टू द ओनर इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स की फॉर्म में ओनर को वो पैसा वापस मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि बिजनेस एंड ओनर सेपरेट एंटिटीज़ हैं। प्लस यहाँ से हमने एक नया कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि कैपिटल, कैपिटल का क्या मतलब है? वो पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है ओनर। Apart from this, what I have told you in this video is that capital is considered to be the part of liabilities, and reason I have stated below. You can check again why capital is a part of liability, क्यों हम कैपिटल का पार्ट बनाते हैं। अब क्या होता है, कुछ टीचर्स हमें नहीं समझाते कि क्या अकाउंटिंग इक्वेशन है और वो कहाँ से जनरेट हुई। तो बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन ना यहीं से जनरेट हुई है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी क्या है? हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन यही तो है कि एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि बैलेंस शीट का मतलब ही यही है जहां एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल हो जाए, और लायबिलिटीज का पार्ट कैपिटल है, इसीलिए अब हमेशा क्या कहते हैं? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लायबिलिटी एंड कैपिटल। ये आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का बेसिक समझना है। सो आपको लायबिलिटीज, एसेट्स, ये सारी टर्म्स बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए बिफोर वी प्रोसीड टू द प्रैक्टिकल पार्ट। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe. And apart from this, we'll see you in the next video where most probably I will be starting with the accounting equation and I'll be taking the typical questions. हो सकता है उससे पहले I will be sharing a very important video to understand the meaning of 4 important terms. So be keep on looking at the notifications and keep on looking at the videos, but don't forget to share, like and subscribe my channel. Thank you so much.